हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। 95 डेज में 95 प्लस लाने की हमारी तैयारी चल रही है पूरी। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। जैसे कोई वायर है, अब उस अब एक वायर अगर कॉपर की वायर है, देखने में तो एक जैसी लगती है, उसमें करंट हो चाहे ना हो, देख के तो नहीं पता चलता ना, और टच करके तो आप पता लगाओगे नहीं, इतने समझदार तो आप हो। तो हम कैसे पता लगाएं कि किसी वायर में करंट है या नहीं है? तो उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा बच्चों, और वो इंस्ट्रूमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया है। पिछले टॉपिक में हमने क्या स्टडी किया है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल। आपने अगर लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर पहले देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, कॉइल मतलब एक आप वायर लो और उसको रेक्टेंगल की शेप में मोड़ दो, सर्कल की शेप में मोड़ दो, किसी भी शेप का कॉइल बना दो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा वो घूमेगी। ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, क्यों घूमेगी और वो जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें आप जानने के लिए पिछला लेक्चर जाके देख सकते हो। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों सोचो, आपके पास एक वायर है। अब इस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करते हैं ना। देखो, साइंटिस्ट ऐसे ही तो काम करता है, जो मशीन बनाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो ऐसे ही तो काम करते हैं। उन्होंने एक बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब वो सोचते हैं यार इसको यूज कहाँ किया जा सकता है। अब आपको भी ये बताया गया कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। तो आप सोचो कि अगर आपके पास एक वायर है और उस वायर में से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, उस वायर का एक छोटा सा लूप बना के, अगर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ नहीं पता अभी, लेकिन आपको पिछले वाले लेक्चर के बारे में पता है कि टॉर्क एक्ट करता है ना एक करंट कैरिंग कॉइल को, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो आप क्या करो, आपके पास एक वायर है, उस वायर में से आपको चेक करना करंट है या नहीं। आप उस वायर का लूप बना के दो मैग्नेट्स के बीच में रखो, अगर उसमें करंट होगा तो लूप डिफ्लेक्ट करेगा या करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं होगा तो लूप में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये सबसे सिंपल डिजाइन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसी चीज को और अच्छे से थोड़ा मॉडिफाई करके बनाएं, विच इज इजी टू यूज, इजी टू मेजर, इजी टू डिटेक्ट। इजी टू डिटेक्ट वो चीज नहीं, इजी टू डिटेक्ट करंट। कुछ इसका डिजाइन हम मॉडिफाई करें। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि दो मैग्नेट्स के बीच में अगर एक कॉइल रखी हो, उसमें से करंट जाएगा तो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, तो देख के पता चल जाएगा हाँ भाई इसमें से करंट जा रहा है ना। तो इसी को थोड़ा सा हम क्या करें, मॉडिफाई करें, तो हमारा बन जाता है समथिंग विच इज नोन एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके नाम से पता लग रहा है यार ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है एक मूविंग कॉइल के प्रिंसिपल पे। और कॉइल क्यों मूव करता है? जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक, शुरू करें। ठीक है, तो जो टॉर्क लगता है, कल के लेक्चर में हमने उस टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि आया था NBAI साइन अल्फा। अगर आपका एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो N है उस कॉइल में टर्न्स, B है जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है वो, A है उस कॉइल का एरिया, I है उसमें से जो करंट जा रहा है, अल्फा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल है ना। ये बताया था आपको। ओके, सो क्या करना है बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का थोड़ा सा डिजाइन देखो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक ये वायर आ रही है ना, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। हमने देखो, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगी तो कम करंट के लिए भी ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, है ना। तो हम ज्यादा टर्न्स रखेंगे ताकि कम से कम करंट के लिए ज्यादा से ज्यादा टॉर्क एक्ट करे, कम से कम हम करंट पास करें, तब भी वो डिफ्लेक्ट हो तो हम उस करंट को इजीली डिटेक्ट कर पाए, कम से कम करंट भी हम इजीली डिटेक्ट कर पाए। तो हमने क्या करना है, ये डिजाइन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये उसकी वायर आ रही है जिससे हम कॉइल बनाने वाले हैं। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। इसकी काफी सारी टर्न्स बनाओ,
ये इसकी बहुत सारी टर्न्स हो गई है ना, आप मान लो 200 300 1000 टर्न्स हैं इसकी, और दूसरे एंड पे अटैच कर दो एक स्प्रिंग, दूसरे एंड पे क्या अटैच कर दो, एक स्प्रिंग। समझ में आई बात? एक टर्मिनल तो ये रहा इसका, एक टर्मिनल ये रहा, बाहर बाहर जो निकले होंगे टर्मिनल्स, ये अरेंजमेंट तो पूरी बॉक्स में होगी, जो टर्मिनल्स बाहर निकले होंगे वो ये रहे, ये टर्मिनल मान लो T1 रहा, ये टर्मिनल T2 है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड कौन लगाएगा? हाँ, ये पूरी अरेंजमेंट होती है, ऑब्वियसली ये पूरी अरेंजमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्केव शेप की मैग्नेट्स यहां पे लगाई जाती हैं बच्चों। 3D में आपने देखना, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो ये मैग्नेट्स ऊपर से ऐसी दिखेंगी, साइड से भी ऐसी दिख रही, वाह वाह क्या बात है, ऊपर से भी ऐसी दिख रही है, क्यों? क्योंकि इनकी शेप ही कुछ ऐसी है। अगर मैं 3D में आपको दिखाऊं तो ये मैग्नेट्स जो हैं इनकी शेप है ऐसी, ठीक। कॉन्केव शेप मैग्नेट्स के बीच में इसको रख दिया। कॉन्केव शेप मैग्नेट्स के बीच में क्यों रखा, अभी समझ में आ जाएगी बात। दूसरी भी हम कोई मैग्नेट्स यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें कुछ खास देती है, विच इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसकी बात हम लोग अभी करेंगे, आराम आराम से सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये वही वाली कॉइल है जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में थी, कोई नई चीज नहीं हमने करी, बस यहां पर एक स्प्रिंग हमने लगा दिया है, एक टर्मिनल, इसका मतलब कॉइल का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। जो एक्सटर्नल सर्किट है आपका जिसमें आपने करंट चेक करना है, उसको आप एक हिस्सा यहां पे और दूसरा हिस्सा यहां पे अटैच कर दोगे, ठीक। और अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा तो वो करंट इस कॉइल से भी जाएगा, इस कॉइल से जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पे टॉर्क लगेगा, ये घूमेगी कॉइल, ये घूमेगी, अगर ये घूम ही रह जाती, अगर हम ये स्प्रिंग ना लगाते तो स्प्रिंग का काम है इसको वापस लाना, स्प्रिंग इसको क्या करेगा, वापस लेके आएगा। आप एक चीज याद करो विच इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग फोर्स होती थी एक, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती थी कि जैसे मैंने एक स्प्रिंग से ब्लॉक बंधा हुआ है और ब्लॉक को खींचा और छोड़ा तो ब्लॉक वापस आता है। कोई भी फोर्स जो वापस लेके आती है बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स लगी, छोड़ने पे ब्लॉक वापस आया। इसी तरीके से अगर कोई चीज घूम रही हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी टॉर्क की वजह से घूमेगी वो, और अगर जो हम एक्सटर्नल टॉर्क जो लग रहा है, अगर जो हम नहीं लगा रहे, मतलब वैसे जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, अगर वो हट जाए लगना, तो जो वापस लाएगा टॉर्क, भाई अगर चीज घूम के ऐसे गई है तो वापस भी घूम के ही आएगी, तो जो वापस लाएगा टॉर्क, घुमा के जो वापस लाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो मैं खींचता गया, लेकिन जब मैंने फोर्स छोड़ी तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दी, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, अब मेरी बारी, तो वो वापस खींच के ले आएगी। इसी तरीके से जब इसमें से करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जब इसमें करंट जा रहा है तो करंट की वजह से ये वाला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये इस पे लग रहा है, ये करंट इसमें जा रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, ये बेचारा क्या करे। लेकिन जैसे ही करंट जाना बंद हुआ, अब ये कहेगा अब मेरी बारी भैया, चल बहुत घूम लिया, वापस आ जा, तो ये इसको क्या करेगा, वापस ले आएगा, ठीक। तो ये सब इनके रोल्स हैं। ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक। समझ में आई बात? तो ये सिंपल सी अरेंजमेंट है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं जो जो चीजें अब तक बताई हैं। मेन प्रिंसिपल बताया मैंने, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट। क्या प्रिंसिपल है इसका? अगर हमें प्रिंसिपल मतलब क्या कि अगर मेरे को वो साइंटिफिक बात पता ही ना होती तो मैं ये कभी ना बना पाता। तो ये किस साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड है? इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये इस पे बेस्ड है ना? ओके। और कंस्ट्रक्शन में कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स, insulated copper wire to make the coil and a spring, and these two are terminals जहां से एक्सटर्नल सर्किट जो है आपका कनेक्ट होगा। अभी तक हमने इतना पढ़ा, आगे है इसमें, अभी तक हमने इतना पढ़ा। समझ में आई बात? ठीक है। अब मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K। अगर ये कॉइल थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया है, अगर ये कॉइल थीटा एंगल, कहां से थीटा एंगल, मान लो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है
जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहां से ऐसे ट्विस्ट करा थीटा एंगल, ये ऐसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है ना, थीटा एंगल, तो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, टॉर्क टी आर में इसको लिख देता हूं, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है के इंटू थीटा। जिस तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स होती है के इंटू एक्स, अगर आपने स्प्रिंग को एक्स खींचा है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी लगती है, के एक्स। जिस तरीके से लीनियर मोशन में एक्स डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर मोशन की डिस्प्लेसमेंट आप कैसे मेजर करोगे, आप एंगुलर मोशन में कैसे मेजर करोगे कि कोई बॉडी कितना घूमी है कितना नहीं घूमी है, आप उसको मेजर करोगे कि कितना एंगल घूमी है वो। तो डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोशन में होती है बच्चों, वो थीटा होती है। सो के एक्स की जगह के थीटा आ गया। ये रिस्टोरिंग टॉर्क इस पे लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना ज्यादा घूमेगा रिस्टोरिंग टॉर्क भी उतना ज्यादा लगता जाएगा इस पे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि टॉर्क है एन बी ए आई साइन एल्फा, और हम अपने गैल्वेनोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंसिटिविटी का मतलब होता है, जो पोटेंशियोमीटर में भी मैं आपको बता चुका हूं, जो इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी वैल्यू मेजर करके हमको दे सकता हो वो ज्यादा सेंसिटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो गैल्वेनोमीटर हैं, एक 1 एम्पियर से छोटा करंट डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक 0.1 एम्पियर भी डिटेक्ट कर सकता है। तो कौन सा ज्यादा सेंसिटिव हुआ? जो 0.1 एम्पियर करंट भी डिटेक्ट कर सकता हो। समझ में आई बात? अच्छा, तो टॉर्क है ये। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम गैल्वेनोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाएं। क्यों हम गैल्वेनोमीटर को ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं? सिंपल सी बात है भाई, कम से कम करंट मेजर करा जाएगा तो अच्छा माना जाएगा। अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इतना रिजिड सा है कि भैया 10 एम्पियर से नीचे नहीं मेजर करेगा ये क्या बात हुई? मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं माना जाएगा ना। वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा? कम से कम करंट भी डिटेक्ट करके हमको दे। इसका मतलब है हमारी कंडीशन ये है कि अगर आई बहुत कम हो तब भी ये बहुत ज्यादा हो, क्योंकि यही तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा। करंट चाहे कितना भी कम हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये डिपेंड करता है किस पे? एन पे, ये बी पे, ए पे और साइन अल्फा पे। अब इनमें से कौन सी चीज हमारे हाथ में है और कौन सी चीज हमारे हाथ में नहीं है, जरा हम लोग देखें। एन है नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं इसमें, तो ये बल्की हो जाएगा, भारी भरकम सा हो जाएगा, फिर तो इसको डिफ्लेक्ट करना और मुश्किल है। तो इस पे हमारी एक अपर लिमिट है कि भैया नंबर ऑफ टर्न्स इतनी ही रखी जा सकती। बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की भी एक लिमिट है। आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है, आप नेट पे सर्च करो या आपने शायद वैसे भी देखा हो, इतना सा होता है। अब उसमें आप कितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा लोगे? मैग्नेट का साइज तो इतना ही रहेगा। तो इस पे भी हमारी एक लिमिट है कि ये इतनी ही हो सकती है। जगह कम है, एरिया पे भी एक लिमिट है कि एरिया इतना ही हो सकता है। हमने सारी चीजें जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी हमने कर दी अपनी तरफ से, तो फिर हम इसको भी करें। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है? साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा होता है 90 डिग्री। सो अल्फा शुड बी व्हाट? अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमेशा अल्फा 90 डिग्री रहे, अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया आप, अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक, और ये कॉइल रखी है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर हुआ बाहर की तरफ। सो इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन अल्फा है 90 डिग्री, है ना, वो होता है अल्फा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो अल्फा हमेशा 90 डिग्री रखे तो बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि तब इसका भी रोल हट जाएगा, नहीं तो ये टॉर्क को बड़ा अफेक्ट करेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो जाती है तो कभी टॉर्क 0 भी हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा फिर उसमें। तो अगर ये हम किसी तरीके से इस पूरे को 1 रख पाए तो ये होगा एन बी ए आई। ये क्या होगा? ये होगा एन बी ए आई। समझ में आई बात? अच्छा, तो बात उसे क्या होगा बताना पड़ेगा ना कि इसको हम 90 डिग्री कैसे रखें। तो बच्चों देखो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए यूज होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर।
एक सिलेंड्रिकल शेप का आपको पीस लेना है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। सॉफ्ट आयरन क्या होता है सर? बहुत सॉफ्ट होता है पकड़ने में? नहीं, सॉफ्ट आयरन नॉर्मल आयरन की तरह ही होता है पकड़ने में, बट आयरन की कई किस्में होती हैं बच्चों, कई टाइप के आयरन होते हैं। उनमें से सॉफ्ट आयरन एक ऐसा टाइप है आयरन का विच इज मोस्ट मैग्नेटिक। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल को बच्चों बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गई। इससे होगा क्या अभी बताते हैं। इससे क्या होगा, आपने जब सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन पीस लिया और आपने उसके ऊपर इस कॉइल को लपेट दिया, कॉइल को ऐसे डायरेक्ट रखने की बजाय अब आप क्या करोगे कि इस कॉइल को इसके ऊपर लपेटोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टर्म्स, ऐसे हमने इसको इसके ऊपर लपेट दिया और दूसरी तरफ से तो ये स्प्रिंग से अटैच्ड है ही। समझ में आई बात? अच्छा, क्यों किया हमने ऐसा बताता हूं। इससे हुआ क्या बच्चों, इससे मैग्नेटिक फील्ड हो गई रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? रेडियल। लेकिन बहुत ही बढ़िया टर्म है, मजा आया सुन के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मतलब क्या, उसके लिए मैं आपको दिखाऊं इसी का टॉप व्यू। ये तो यहीं पड़ा है ना। अब ये ऐसे कॉइल रखने की बजाय हम ये पूरी अरेंजमेंट ऐसे रखेंगे। आप इसको यहां पे ले आओ उठा के, और अब इसका देखो टॉप व्यू। यहां से मैं आपको दिखाता हूं। आप सोचो कि जब आपको यहां से मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। आपको इन मैग्नेट्स के टॉप व्यूज दिखाई देंगे। ओके, इस मैग्नेट का ये रहा टॉप व्यू। अभी आपको दिखाया ना कि साइड से भी वैसे दिखे, टॉप से भी वैसे दिखेगा। ये रही मैग्नेट्स, ये रहा इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखने पे आपको ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ ये इसका ऊपर वाला सर्कल दिखाई देगा। तो ये रहा इसका ऊपर वाला सर्कल, और इसके ऊपर आपको कॉइल लिपटी हुई दिखाई देगी। आपको इसकी ये ब्लू वाली जो टर्न्स है कॉइल की, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। समझ में आई बात? ठीक, क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो ये टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। अब देखो, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे यहां पर पहले भी मैग्नेटिक फील्ड थी, पर यहां पे क्या है कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस नहीं किया था। अब हमने क्या किया, जब यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा जरा देखो। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधा सीधा जा रही हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी यह है कि अगर उनके रास्ते में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आ जाता है तो वो उसके थ्रू पास होके जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताने वाला हूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो अगले चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप याद रखो कि जैसे ही इनको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कि बीच में कोई फेरोमैग्नेटिक चीज रखी है, तो ये आपस में बात करेंगे, चलो चलो उसमें से चलते हैं, उसमें से चलते हैं। ऐसे होता है इनके साथ। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन ऐसे जा रही थी, अब वो ऐसे जाएगी। ये वाली लाइन जो ऐसे जा रही थी, अब वो ऐसे जाएगी। ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं इसको? रेडियल, रेडियल मतलब जो रेडियस के अलोंग हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप इनको खींचोगे आगे तो ये इसके सब सेंटर से पास होने वाली हैं। अगर आप इनको एक्सटेंड करोगे तो ये कहां से पास होने वाली हैं? इसके सेंटर से पास होने वाली हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए हमको, ऐसे ऐसे। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने से हुआ क्या? अच्छा, ये वाली फील्ड लाइन देखो बच्चों, जो कॉइल के अलोंग है, ये वाली फील्ड लाइन, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे, भाई वो वाली मैग्नेटिक फील्ड लो ना जिसमें कॉइल प्लेस्ड है। इस वक्त कॉइल को थोड़ा और पतला कर लो, नहीं तो बात अच्छे समझ में नहीं आएगी। इस वक्त ये कॉइल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में प्लेस्ड है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, इसको तो मैं फिक्स बना दूं,
एरिया वेक्टर जो है इसका ये फिक्स हो गया इस तरफ है ना। तो अगर इसकी पोजीशन बदलती भी है, अभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कॉइल तो घूमेगी ना, ये कॉइल तो घूमेगी। अगर इसकी पोजीशन बदलती भी है बच्चों कहीं पर, सपोज ये घूम के किसी दूसरी पोजीशन में आ गई, ऐसे घूम के यहां आ गई, तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो इधर ही थोड़ी रहेगा, वो भी घूम के यहां आ जाएगा। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फिर से 90 डिग्री। अब ये कॉइल घूम के अगर यहां आ जाएगा तो ये वाली इस वाली फील्ड में आ जाएगा, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, इधर तो छोड़ दो, ये घूम के बीच में ले लो, यहां पे आ जाएगा तो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आ जाएगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो है उस वक्त और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री। सच टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो बिकॉज अल्फा 90 डिग्री होने से ये 1 हो जाएगा और हमारा मैक्सिमम पॉसिबल टॉर्क की कंडीशन आ जाएगी। तो कम से कम करंट भी अगर इसमें से पास होगा तो उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। समझ में आई बात? सो इट इज प्लेस्ड ऑन, इट इज वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर बेसिकली। और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं तो सॉफ्ट आयरन कोर पे हम नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक एक फ्रेम ऐसा चढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे फिट करके, और उसके ऊपर इस तार को लपेट देते हैं। समझ में आई बात? ओके, सो अब इसकी हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं जिससे हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स निकालें और आगे का काम कर पाएं। तो ये हो गया ना, टॉर्क इक्वल टू NBAI। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये अभी क्या है, रेस्ट पे है, कहीं पर इक्विलिब्रियम आया है। यानी कि फोर्स का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है फिर भी वो इक्विलिब्रियम में, यानी कि इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स बराबर है। तो इस कॉइल इस कॉइल का कभी भी इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका मतलब है कि जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसको टाउ डी लिख लो, वो रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। तो कॉइल हमारा कहां होगा, रेस्ट पे होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हैं, सो NBAI इज इक्वल टू K थीटा। समझ में आई बात? ओके, और I क्या हुआ, I इज K अपॉन NBA इंटू थीटा। ठीक, दिस कांस्टेंट is called, this whole is a constant, K is a constant, N is constant, B is constant, A is constant। ये सारी चीजें समय के साथ कॉइल की डिफ्लेक्शन के साथ बदलेंगी नहीं, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, तो हम लिख दें I इक्वल टू G इंटू थीटा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चल रहा है यहां पे। अब क्या पता चला यहां से हमको, क्या पता चला यहां से हमको पता चला कि थीटा और आई जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। देखो, करंट को डिटेक्ट तो ये करता है, लेकिन इसको करंट को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ डिटेक्शन ही नहीं हो रही। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर मिली कि जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे ये उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर कम डिफ्लेक्ट करा है मतलब कम करंट है, ज्यादा डिफ्लेक्ट करा है मतलब ज्यादा करंट है। डिफ्लेक्शन का पता कैसे चलेगा बच्चों? हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से बनाते हैं वो सिलेंडर वाला टॉप व्यू। थोड़ा सा और आपको डिटेल में अरेंजमेंट बताऊं, ये टॉप व्यू बना रहा हूं मैंने जो अभी बनाया था, और इसमें कॉइल बंधी हुई थी, ये रही कॉइल, है ना। इस कॉइल से बच्चों एक पॉइंटर अटैच्ड होता है।
जिस तरीके से यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर भी एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है। कभी कभी तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ स्प्रिंग लगी रहती है ताकि जल्दी वापस लाया जाए उसको, और इससे एक पॉइंटर अटैच्ड रहता है ऐसे। वो पॉइंटर जो है वो एक स्केल से अटैच्ड होता है, स्केल के अंदर दिखाई देता है हमको ऐसे, और इस स्केल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है, अगला टॉपिक हमारा उसी के बेसिस पर है। तो जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी, अब कॉइल जब ये ऐसी पोजीशन में होगी तो आपका पॉइंटर सेंटर में हो सकता है, या कॉइल ऐसी पोजीशन में होगी तो आपका पॉइंटर जीरो पे हो सकता है। वो डिपेंड करता है जीरो सेंटर पे है या साइड में है, ठीक है। तो जब कॉइल से करंट पास होगा तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी। मान लो ये ऐसे थी पहले, अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी तो पॉइंटर ऐसे जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी तो पॉइंटर ज्यादा जाएगा। तो पता चलता रहता है, ठीक है, कि कितना करंट है, किस तरफ करंट है, वो सारी चीजें गैल्वेनोमीटर से पता चलती रहती हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में पोटेंशियोमीटर में काफी कुछ पढ़ा है। जॉकी से हम टच करके देखते हैं ना कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, उसकी नीडल रहती है सेंटर में, है ना। करंट एक तरफ जाता है तो एक तरफ डिफ्लेक्ट करती है, दूसरी तरफ जाता है दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करती है। उसका कारण यही है कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर करंट की डायरेक्शन बदल दें तो टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो इसमें भी ऐसे करंट जाएगा, है ना। इस वाले में, इस वाली ब्रांच में ऐसे करंट जाएगा और इस वाली ब्रांच में ऐसे करंट जाएगा। तो अगर इस वाली ब्रांच में ऐसे करंट जा रहा है तो बताओ इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी, बाहर की तरफ, है ना, और उस पे लगेगी अंदर की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें तो इस पे अंदर की तरफ लगेगी, उस पे बाहर की तरफ लगेगी, तो ये ऐसे घूमेगा, है ना। तो इसमें जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदलती है, अगर ये पहले ऐसे था और एक डायरेक्शन के लिए ये ऐसे घूमा है तो ऑब्वियसली दूसरी के लिए ये पहले ऐसे था, ठीक है, इस पोजीशन में था। तो जब इसमें से करंट पास किया हमने तो ये ऐसे घूमा, लेकिन तो पॉइंटर इधर आ गया। लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में करंट पास करते तो ये ऐसे घूमता तो पॉइंटर उस तरफ चला जाता, और जब ये ऐसे है तो पॉइंटर बीच में। समझ में आई बात? ओके, तो ये सब चल रहा है भैया इसके अंदर। अब देखो इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यहीं पर लिख देता हूं। वन इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को हम लोग IS से डिनोट करते हैं, यानी कि ये करंट को लेकर कितना सेंसिटिव है, जो इस बात से पता लगाया जाएगा कि 1 एम्पियर करंट पास करने में इसमें कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। अगर आप कंपेयर कर रहे हो दो गैल्वेनोमीटर्स को कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप दोनों में बराबर करंट पास करो और चेक कर लो कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट करा है। तो अगर वो बराबर करंट में 1 एम्पियर लूं तो मैं क्या बोलूंगा कि करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड यानी कि थीटा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। When यूनिट करंट इज पास थ्रू, 1 एम्पियर का जब करंट पास करेंगे तब जो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो अगर 5 एम्पियर का करंट पास करा और 25 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है तो 25/5, 1 एम्पियर पे कितना होगा, 5 डिग्री का। सो करंट सेंसिटिविटी इज θ/I। और इसकी SI यूनिट क्या हुई, एंगल की SI यूनिट रेडियन, करंट की SI यूनिट एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर। समझ में आई बात? करंट सेंसिटिविटी के बारे में जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां से देखो जरा, ये है यहां से निकालो आप करंट सेंसिटिविटी क्या है, θ/I ना। तो यहां से निकालो करंट सेंसिटिविटी क्या आएगी, θ/I NBA, इसको इधर ले जाओ ना, θ/I क्या आएगा, NBA/K। तो ये करंट सेंसिटिविटी का सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो हमने तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो हाउ टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे साइन अल्फा 90 डिग्री नहीं पुट करते तो यहाँ पे एक साइन अल्फा भी आता, है ना। तो वो तो हमने 90 डिग्री कर दिया,
अगर वो भी आता है यहाँ पे तो हमारा सिंपल सा फंडा यही था ना कि न्यूमरेटर मैक्सिमम रखना है, डिनोमिनेटर मिनिमम रखना है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि n को बढ़ाना है, b को बढ़ाना है, a को बढ़ाना है, साइन अल्फा को बढ़ाना है। लेकिन ये पार्ट रह गया, ये भी आ रहा है करंट सेंसिटिविटी के अंदर, k शुड बी मिनिमम, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी, यानी कि ये फ्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। सो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब है k को कम रखा जाए। अब k है क्या? k है इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाए जिसका k मिनिमम हो। k कम होने का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का, किसी भी स्प्रिंग का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो मतलब वो लचीला स्प्रिंग है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो बड़ा स्टिफ है, ऐसे घूमता ही नहीं। तो हमें लचीला चाहिए जो इजीली ऐसे घूम जाए, है ना। अगर ये बहुत बहुत स्टिफ हार्ड स्प्रिंग है और यहाँ पे आप सारा करंट भी आप नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा रख रही है, अल्फा भी 90 डिग्री रख दिया, बी भी ज्यादा रख दिया, ए भी ज्यादा रख दिया, आप कितना भी करंट पास कर लो ये घूमेगा ही नहीं। तो एक चीज वो भी है कि ये ज्यादा सेंसिटिव तब होगा इंस्ट्रूमेंट जब ये बिल्कुल लचीला स्प्रिंग होगा, यानी कि एक ऐसा मटेरियल ढूंढो, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए मटेरियल की, इतना भी लचीला ना हो कि टूट ही जाए, मजबूत भी होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल के लिए हमने एक बहुत खूबसूरत सा एलॉय ढूंढा जिसको बोलते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज। फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है बच्चों जिसकी स्ट्रिप, जिसका अगर हम लोग स्प्रिंग बनाए तो के मिनिमम होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का। तो गैल्वेनोमीटर में फॉस्फोर ब्रॉन्ज का हम लोग स्प्रिंग बनाते हैं। फॉस्फोर ब्रॉन्ज है क्या? ब्रॉन्ज आपको पता है कॉपर और टिन का एलॉय होता है, उसमें थोड़ा सा फॉस्फोरस मिलाने से फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक नया एलॉय बन जाता है कॉपर का। कॉपर की एक एलॉय फैमिली होती है, उसी का एक हिस्सा है ये। फॉस्फोर ब्रॉन्ज में मेनली तो कॉपर ही होता है, थोड़ा सा टिन होता है और उससे भी बहुत थोड़ा सा जो है वो फॉस्फोरस होता है। ठीक, समझ में आई बात? तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। एक तो आपको बताया करंट सेंसिटिविटी, दूसरी चीज इसमें आपको याद रखनी है समथिंग विच इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? Vs से हम डिनोट करेंगे। करंट सेंसिटिविटी क्या थी कि 1 एम्पियर करंट पास करेंगे तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन सही है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन galvanometer coil when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। गैल्वेनोमीटर के एंड्स मतलब उसके अंदर जो कॉइल लगी है उसके एंड्स, उसके एंड में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाए तब कितना डिफ्लेक्ट होगा वो, दैट रेफर्स टू द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वो क्या हुआ? थीटा बाय वी। जैसे ये हुआ थीटा बाय आई, वी क्या होता है? आई आर। हाँ, आर हो गया इस कॉइल का रेजिस्टेंस। थीटा बाय आई क्या होता है? थीटा बाय आई होता है आई एस विच इज एन बी ए ओवर के। सो वी एस हो गया, थीटा बाय आई की जगह आप रखो एन बी ए ओवर के। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी थीटा बाय ए करंट सेंसिटिविटी। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय आर। V इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन मत लगा देना इसमें, यही गलती करते हैं बच्चे। V इक्वल टू आई आर मत लगा देना, V इक्वल टू आई आर नहीं, यहाँ पे V इक्वल टू आई बाय आर है। व्हेन इट कम्स टू वोल्टेज सेंसिटिविटी इट इज वी एस इक्वल टू आई एस बाय आर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, बट इस पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत सिंपल से हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। तो आप, आई होप आप अपनी बुक में से उसको ट्राई कर लोगे। जाते जाते मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ जो आपको यूज़ करना होगा न्यूमेरिकल्स में, और उसको बोला जाता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट को हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों,
it is the deflection produced, current required to produce one scale division deflection in galvanometer coil। एक स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए, एक स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, जैसे अभी आपको स्केल दिखाया गैल्वेनोमीटर का, है ना, ये स्केल है और मान लो कि निडल है यहाँ पे, आप इसमें से कितना करंट पास करो कि निडल ये एक डिवीजन है ना, कि निडल अगली डिवीजन पे आ जाए। भाई करंट पास करने से वो डिफ्लेक्ट होगा, ये निडल आगे बढ़ेगी। चलो मान लो सेंटर में है, निडल है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसमें से कितना करंट पास करो कि निडल अगली डिवीजन पे आ जाए, यहाँ पे या इस तरफ, किसी भी तरफ। दैट वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। ठीक, तो इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर पर डिवीजन। एसआई यूनिट मतलब इतना एम्पियर करंट पास करेंगे, एक डिवीजन शिफ्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट तो एम्पियर पर डिवीजन होती है, बट जनरली ये माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर पर डिवीजन में दी होती है, बिकॉज ये बहुत छोटी डिवीजन है ना, तो 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो ऑब्वियसली अगर इस डिवीजन से इस डिवीजन पे लाना है तो थोड़ा कम करंट पास करना पड़ेगा, मिली में या माइक्रो में। ठीक है, तो जनरली उसमें दी होती है, बट आप उसको एसआई यूनिट में चेंज करोगे। मिली के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई करके, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्रिपेयर कर लेना। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और बचा है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, और वो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। फिर उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो इसके नोट्स और वर्कशीट नीचे अटैच कर दिए गए हैं। अगर आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी वीडियो के साथ वर्कशीट या नोट्स का लिंक नहीं मिलता है तो आप ये समझ जाइए कि अभी उन पे प्रिपरेशन चल रही है। फटाफट जल्दी जल्दी सारे वीडियोस के नोट्स और वर्कशीट्स अटैच कर दिए जा रहे हैं, तो आप थोड़े दिन बाद उसको वापस आके चेक कर सकते हैं, आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।